दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फिर इसके बाद शन की मॉम को होश आ जाता है और ये अपनी मॉम को बताती है कि आपकी सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रही, तो इसलिए आपको अब डरने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। फिर इसके बाद चेनमू जॉगिंग कर रहा होता है और इसको वहाँ पर जॉय यिंगनिंग भी ज्वाइन कर लेती है। तो ये कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पे हूँ? तो ये कहती है मुझे हाओयांग ने बताया था, वैसे भी वो तुम्हारे स्पेयर की तरह काम करता है। ये कहती है कि तुम पहले तो वहाँ पे भी नहीं आए और तुमने उसकी जगह हाओयांग को भेज दिया और तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो तुम रूफिंग में वापस लौट जाओगे, लेकिन अब तुम अपनी की हुई बात से पीछे क्यों हट रहे हो? तो ये कहता है लेकिन जिस तरीके से चेनमू फिर मुझे बुला रही है मुझे उसका तरीका पसंद नहीं। तो जॉय यिंगनिंग कहती है कि तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जैसे मर्जी तुम्हें कहे। तो ये कहता है मैं कार रेसिंग को अपनी जिंदगी समझता हूँ, जबकि उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जॉय यिंगनिंग कहती है कि ये चीज तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हें कार रेसर और तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जैसे वो तुम्हारी जिंदगी है और वो एक बिजनेस वूमन है, तो उसका सोचने और समझने का तरीका और है, तुम उसे खुद से मैच ना करो। ये कहती है कि अगर तुम रूफिंग में वापस ना लौटे तो तुम फॉर्मूला ए में कैसे हिस्सा लोगे? ये कहता है कि मैं खुद के लिए स्पॉन्सर्स तलाश कर लूंगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये कहती है कि तुम ऐसा कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम की जरूरत है और टाइम तुम्हारे पास नहीं। और तुम्हें एक और बात बताती चलूं कि तकानो और जुंदा ने आपस में एक पार्टनरशिप कर ली है और अगर वो फॉर्मूला ए में हिस्सा ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हरा सकेगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ उनको टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अब वो दो टीम्स एक बनकर काम करेंगी तो उन्हें एक दूसरे का फायदा तो होगा ही। और वो जर्मनी से बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को भी हायर कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम उस रेस में एक इंडिपेंडेंट रेसर की तरह कैसे खड़े हो पाओगे, जबकि बाकी रेसर्स के पीछे इतनी बड़ी बड़ी टीम्स और कंपनीज हैं। तुम्हें रूफिंग में वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारे करियर के लिए है। और तुम्हें याद है कि तुमने पहले एक बहुत ही बोल्ड बात कही थी, और वो ये कि तुम मित्सु ताको को हराना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताते चलूं कि वो पहले ही मार्कस की टीम में चला गया सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए। ये भी इसकी बात मान नहीं रहा होता। जॉय यिंगनिंग कहती है कि तुम अच्छी तरह से सोच लो और सही सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। फिर इसके बाद मार्कस की रेसिंग ट्रेनिंग बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुई पहले से ही रेसर्स को ड्राइविंग करते देख रहा होता है। इसको इस कार में कुछ खासियत नजर नहीं आ रही होती, तो अपने साथ खड़े आदमी से कहता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ क्या ये ऑर्डिनरी कार्स को देखने आया हूँ। तो इसके साथ उस जुंदा का आदमी खड़ा होता है, वो कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी पर इस टाइम वॉच पर नजर रखो। तो जब ये देखता है तो ये हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर इतने कम टाइम में इस गाड़ी ने एक लैप कैसे खत्म कर लिया। तो ये कहता है कि शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि हमारी कार्स बहुत बेहतरीन है। और मित्सुई कहता है कि ये जो गाड़ी चला रहा है ये कौन है? ये कहता है कि ये सुपर ग्रैंड प्रिक्स का विनर है और ये मार्कस का सीक्रेट वेपन है। और मित्सुई से देखते ही पहचान जाता है, कहता है कि ये तो मिस्टर लिन है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर इसके बाद हाओयांग चेनमू के पास आता है। चेनमू कहता है क्या तुम मेरे लिए कोई नई स्पॉन्सरशिप लाए हो? तो कहता है कि हाँ, तुम खुद ही देख लो। और जब ये फाइल को खोलता है तो जिंदा ने इसको रेसिंग ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्ट भेजा होता है। हाओयांग कहता है कि मैं तो उनकी हिम्मत को देखकर हैरान हो रहा हूँ कि उन्होंने तुम्हें ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, जबकि वो ये जानते हैं कि उन्होंने पहले तुम्हारे साथ क्या किया है। उन्हें क्या लगता है कि हम वाकई में ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे? हाओयांग कहता है कि तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसको वैसे भी फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन चेनमू इसे वापस नहीं देता। ये कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। ये कहता है कि शायद इसी तरह हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। हाओयांग कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो चेनमू कहता है कि मैं एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाऊंगा, इससे मेरे पास अच्छे इंजीनियर्स भी होंगे और मैं शन को ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर सकता। हाओयांग कहता है कि अगर तुमने जुंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तुम अपनी बहन को कैसे शक्ल दिखाओगे? चेनमू यहाँ से उठकर चला जाता है। रात में चेनमू शन के घर के बाहर इसके भाई का हेलमेट रख जाता है, लेकिन खुद वहाँ पर नहीं होता। ये बाहर दरवाजा खोल कर जाती है तो बाहर सिर्फ हेलमेट पड़ा होता है और ये मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का हेलमेट तुम्हें वापस कर रहा हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ सुकून मिल सके। फिर इसके बाद अगली सुबह शन चेनमू से मिलने के लिए गैराज चली जाती है। ये कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखती। तो ये कहती है कि मेरी मॉम अब काफी बेहतर है और वैसे भी तुम्हें न्यू कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी चाहिए। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है फॉर्मूला ए के हवाले से। मैंने टीम के लिए एक प्रमोशन प्लान फॉर्मुलेट किया है, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट के तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। तुम्हें एक नई इंजीनियरिंग टीम चाहिए और उसके साथ साथ एक लैब भी, ताकि तुम अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करवा सको। तो इसीलिए तुम्हारा रूफिंग को ज्वाइन कर लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। चेनमू कहता है कि अगर मुझे फॉर्मूला ए में हिस्सा लेना है तो क्या ये जरूरी है कि मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाऊं? तो शन सर हिलाती है। चेनमू कहता है कि ठीक है, फिर मैं जुंदा को ज्वाइन
ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। हायोंग ये बात सुनता है और गुस्सा करते हुए अंदर आ जाता है, कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहता है कि अगर तुमने करना है तो करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है और ये बात इसकी बहन को भी मालूम हो जाती है कि चन्मू जुंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। ये जियांग वे से बात कर ही रही होती कि इसे कॉल आती है और मिस्टर कॉन से बताते हैं कि जो हमारी मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है उसने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट पास कर लिया है और हमें अब एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिल गया है। ये सुनकर चन्मू फिर बहुत ज्यादा खुश होती है। जियांग वे कहता है कि हमें इसे देखने के लिए जाना चाहिए, मैं नीचे तुम्हारा गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम आ जाना। फिर इसके बाद अगले दिन चन्मू जुंदा के ऑफिस आ जाता है, लेकिन बाहर ही इसे शन मिल जाती है। तो इसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहते है कि मेरा अभी भी कुछ काम बाकी था। चन्मू कहता है कि तुम्हारा कोई भी काम बाकी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ पे होना जरूरी है और कहीं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे राइट्स को वायलेट किया जाए। ये कहते तो मेरी लॉयर नहीं हो, लेकिन इस रास्ते में ही लू यन हाओ मिल जाता है। कहता है कि अब तो हम दोनों एक ही टीम से खेला करेंगे और यहाँ पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अंदर से एक आदमी आता है और चन्मू को अपने साथ ले जाता है। शन भी इसके साथ चली जाती है और यह जुंदा के ऑनर से मिलता है। ये लोग अंदर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ का एक वर्कर शन को कहता है कि ऑफिशियल मीटिंग है, आप अंदर नहीं जा सकती। तो चन्मू कहते हैं मेरी दोस्त है, मैं इसे खुद साथ लेके आया हूँ। तो मिस्टर जियांग इसे पहचान जाते हैं, कहते हैं कि पील के टाइम पे इसी लड़की ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तो कहता है कि दरअसल ये रुइफिंग से है। तो कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं, ये लड़की भी अंदर आ सकती है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं तो शन कहती है कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक सवाल है। ये कहती है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि चन्मू को तमाम रेसिंग अरेंजमेंट्स को फॉलो करना होगा, लेकिन जुंदा की एक बहुत ही गहरी कॉर्पोरेशन है तकानो के साथ। क्या जुंदा के साथ साथ इसको तकानो के साथ भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि किस तरह की कॉर्पोरेशन। शन इन्हें समझाती हुई कहती है फिर इस तरह से ये तो दोनों टीम्स का हिस्सा हुआ और तकानो टीम में जो मित्सुई है इसको इससे भी असिस्ट करना पड़ेगा ताकि जुंदा को बेनिफिट हो रेस के दौरान। ये कहते हैं कि हमारे तकानो के साथ जो कोलैबोरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हमारी गाड़ियों को सिर्फ फास्ट बनाते हैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चन्मू कहता है कि बात को घुमा फिरा के मत कहो, इसके सवाल का सही से जवाब दो। तो ये कहते हैं कि हाँ हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन है तो थोड़ा गिव एंड टेक तो चलता ही है। चन्मू को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर वहाँ से चला जाता है। चन्मू कंपनी से गुस्से से बाहर आ जाता है और ये कहता है कि अब तो मेरा पीछा क्यों कर रही है। तो कहती है कि अब तुमने जुंदा के साथ तो पार्टनरशिप नहीं की, मेरे प्लान के मुताबिक अब तुम्हें रुइफिंग में लौट जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसके बाद नजरअंदाज करके जाने वाला होता है, लेकिन जैन इसकी शर्ट से इसको पकड़ लेती है। चन्मू को अभी भी गुस्सा होता है तो ये अपनी शर्ट ही उतारने वाला होता है, लेकिन शन इसका हाथ थाम लेती है। ये कहती है तुम पहले मेरी बात सुन लो। चन्मू कहता है लेकिन तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो और कहता है कि इस तरह से बीच सड़क में एक लड़की का हाथ पकड़ना क्या तुम्हें ठीक लगता है। ये कहती है कि मेरा ऐसा हरगिज कोई मकसद नहीं था। चन्मू से कहता है बल्कि ये काम तो एक लड़के को करना चाहिए और इसका हाथ पकड़कर ये चलना शुरू कर देता है। हायोंग जियांग वे को कॉल करके बता देता है कि उसने जुंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और ये कहता है कि वाकई में ही मिस मुफे ने ड्राइवर्स को रिश्वत दी थी। तो ये बताता है कि नहीं वो मिस्टर आन थे, ऐसा चन मुफे ने नहीं किया। और जियांग वे अंदर आके चन मुफे को कहता है कि तुम दोनों बहन भाई को अपने आपस की जो गलत फहमियां ने दूर कर लेना चाहिए। तो ये कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। फिर इसके बाद चन्मू और शन समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं। चन्मू उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ना होती तो न जाने मैं कौन सा बेवकूफाना फैसला कर बैठता। फिर इसके बाद जब चन्मू गिराज वापस आता है तो हायोंग इसे बताता है कि तुम्हारी बहन ने नहीं बल्कि उसके वहाँ काम करने वाले जो मिस्टर आन है उन्होंने ड्राइवर्स को रिश्वत दी। ये बात सुन के चन्मू कहता है अगर ऐसा है तो उसने बात आके मुझे खुद क्यों नहीं बताई। हायोंग कहता है कि तुमने कभी उसकी बात सही से सुनी भी है, तुम हर वक्त गुस्सा तो करते रहते हो। और इसके हाथ में एक फाइल होती है, कहता है कि ये सारे एनालिसिस शन ने किए, मुझे नहीं लगता तुम्हें भी इसकी जरूरत है तो मैं फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन चन्मू इससे कहता है कि तुम इसको मत फेंको, ये मुझे दो। और ये फॉर्मूला ए में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ प्लान्स एंड प्रिपरेशंस होती हैं। फिर इसके बाद चन्मू फे और जियांग वे चन्मू फे की मॉम की कबर पे आए होते हैं और वहीं पे थोड़ी देर बाद चन्मू भी आ जाता है जो कि अपनी बहन को दूर से खड़ा देख रहा होता है। ये अपनी बहन के पास आके कहता है कि वो एक हादसा था, तुम खुद को उसका कसूरवार मत ठहराओ। फिर इसके बाद ये शन के पास आता है जो कि यहाँ अपने भाई के लिए आई थी। शन कहती है कि तुम मेरे भाई से मिलने के लिए आए हो। तो ये कहता है कि मेरी मॉम भी यहीं पे है। फिर इसके बाद जब यहाँ से जाता है तो चन्मू फे खड़ी दिखाई देती है। ये अपनी बहन के पास आता है, कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं। ये कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है। ये कहता है तुम मेरे साथ चलो और अपनी गाड़ी को मेरे गैराज लाओ, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। फिर इसके बाद चन्मू फे की गाड़ी का काम हो रहा होता है तो चन्मू से कहते हैं कि तुम्हें मेरा गैराज कैसा लगा। तो ये कहती है कि बस सो है।
चेनमू कहता है कि अगर तुम इसे अपनी कंपनी रूफिंग से कंपेयर करोगे तो तुम्हें सौ ही लगेगा, लेकिन ये मैंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से इसे बनाया है। चेनमू फिर कहती है क्या तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? ये कहती है कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ या अब जो रूफिंग की सिचुएशन है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये चीज अभी भी नहीं पसंद कि तुम रेसिंग करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूँ। यकीन करना या ना करना वो तुम पे है। ये हायांग से कहती है कि मेरी कार को और कितना टाइम लगेगा, मुझे जाना है। चेनमू कहता है तुम हमेशा जल्दी में रहती हो, तुम्हें आखिर कहाँ जाना है? क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम लोग कुछ काम की बात कर ले कि रूफिंग में वापस आने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये सुनकर चेनमू फिर तो हैरान रह जाती है। ये इससे कहती क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? चेनमू कहता है मुझे मालूम हो गया है कि तुमने ड्राइवर्स को रिश्वत नहीं दी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। चेनमू फिर कहती है कि जब तुम वापस लौट आओगे तो मैं तुम्हें बेस्ट टीम दूंगी। ये सैलरी की बात करने वाली होती तो चेनमू कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, वापस लौटने पे टीम का इंचार्ज मैं ही हूँगा। चेनमू फिर कहती है कि ये नामुमकिन है, ये टीम रूफिंग की है और तमाम अरेंजमेंट्स जो कंपनी की तरफ से होंगे उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। चेनमू कहता है कि तुम मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं करती, मैं वापस इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, क्या तुम मुझ पे नहीं कर सकती? चेनमू फिर कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर अगले सुबह हायांग के यहाँ पे पार्सल्स आते हैं तो ये जब इनको खोल के देखता है तो इन सबके नए यूनिफॉर्म्स होते हैं। हायांग कहता है कि कल ऑफिशियली हम लोग रूफिंग में वापस लौट जाएंगे और इन सबको बताता है कि ये यूनिफॉर्म चेनमू ने हमारे लिए पसंद किए हैं। ये सब लोग यूनिफॉर्म्स के ऊपर अपने नेम टैग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ चेनमू शेन के घर आया होता है उसके लिए उसकी यूनिफॉर्म किट लेकर। ये कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो चेनमू से कहता है कि मैं सिंड्रेला को उसके ग्लास स्लीपर्स देने आया हूँ। ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि तुम ही मेरी टीम की इंजीनियर बनो और मेरे साथ काम करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। तुम अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ो और मुझे लगता है कि इस तरह तुम ओवरकम कर सकोगी। ये देने के बाद चेनमू यहाँ से चला जाता है। अंदर आने के बाद जब ये यूनिफॉर्म को खोल के देखती है तो ये अपने आप से कहती है कि अगर चेनमू के मेरे सारे राजों के बारे में मालूम हो जाए तो क्या तब भी वो मुझ पे यकीन करेगा? फिर अगली सुबह चेनमू का टीम में आने की खुशी में एक सेरेमनी रखी गई होती है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं। फिर इन सबको स्टेज पे बुला के कांग्रेचुलेट किया जाता है कि वापस से टीम में आ गए हैं और इस दौरान चेनमू फे स्पीच देते हुए इन लोगों को इनकरेज कर रही होती है। सेरेमनी के बाद चेनमू और हायांग के पास आती है और कहती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम है और ये जियान, शुगोंग और चबी को कहती है कि तुम लोग जाके वर्कशॉप देखो। चेनमू की बात अच्छी नहीं लगती तो ये कहता है कि हम सब लोग फैमिली की तरह हैं, क्यों ऐसा ही है ना? ये जाओ यिंग से कहता है क्या तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चेनमू फिर कहती है कि सब मिस जाओ ने ही कहा है। फिर इन दोनों को मजबूरन अपने बाकी टीम मेंबर्स को छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ पर जाओ यिंग इनको लाके यही बता रही होती है कि मित्सुई की टीम टकानो ने उसको मार्कोस में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा ताकि वो फॉर्मूला ए में अच्छा परफॉर्म कर सके, और दूसरी तरफ तुम अपनी टीम को देखो, अगर तुम इसी टीम के साथ रहते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस कॉम्पिटिशन में या तीसरे नंबर पे भी होगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं उनसे कहीं अच्छे बाकी रेसर्स के पास हैं। और ये इसकी टीम के मेंबर्स शुगोंग और हाओजन के बारे में कह रही होती है कि इनके पास तो प्रॉपर डिग्रीज भी नहीं है, तुम इनसे अपनी टीम को कैसे मैनेज करोगे? और लू दोयोंग जो चबी है वो एक मेसवर हुआ करता था फुट मसाज की शॉप पे, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबसे अपनी टीम चला सकते हो? और इसके अलावा सबसे अहम, तुम्हारे पास कोई क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है। तो चेनमू कहता है कि तुम्हें किसने कहा है? बस वो सेरेमनी में आ नहीं सकी। जाओ इनको इन सब के रिप्लेसमेंट पर टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स का बताने लग जाती है। चेनमू फिर कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि टीम को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, तुम्हारा लेना देना तो रिजल्ट से है ना? तो चेनमू भी यही बात कहता है कि बिल्कुल ठीक, अगर मैं मित्सुई का रिकॉर्ड ना तोड़ सका तो मैं तुम लोगों के कहने से पहले ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ हाओजियान, शुगोंग और चबी रूफिंग के लैब को देख के एकदम से दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि कितनी बड़ी है, और ये साथ बहुत खुश भी होते हैं। फिर इसके बाद चेनमू और हायांग भी लैब में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग फिक्रमंद मत हो, तुम लोग को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। हायांग कहता है लेकिन तुम लोग इतने खुश मत हो, इसकी जगह पर चेनमू ने वादा किया है या तो हमें रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा, नहीं तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। शुगोंग कहता है कि इसकी तो फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो रिकॉर्ड भी तोड़ ही देंगे। ये चेनमू से पूछता है कि आखिर हमने क्या करना है, टारगेट क्या है? तो चेनमू कहता है कि 1 माह बाद हमें लिनहाई के रिकॉर्ड को ब्रेक करना होगा। जियान कहता है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक लैब कंप्लीट का हाईएस्ट टाइम 1 मिनट और 33 सेकंड है। चेनमू
कहता है कि लेकिन ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अब जो नया है वो 1 मिनट और 31 सेकंड है जो कि मित्सुई ने तोड़ा है। ये सब कहते हैं कि वो तो एशियन रेसिंग किंग है, हम उसे कैसे बीट करेंगे। चेनमू उनको चेयरअप करता कहता है कि तुम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर इन सबसे ज्यादा स्पीडी बन के दिखाएंगे। फिर इसके बाद अगले दिन चेनमू इंजीनियर्स का इंटरव्यू करने के लिए बैठा होता है। इसके सामने जो भी इंजीनियर्स आ रहे होते हैं इसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा होता, जैसे इसके दिमाग में तो शेन ही बैठ गई हो। ये घंटों बैठकर इंटरव्यूज लेता रहता है लेकिन इसको कोई भी अपने मुताबिक नहीं मिलता और इसको गुस्सा भी आ रहा होता है। शेन ये सब कुछ बाहर से बैठकर देख रही होती है। फिर इसके बाद शेन बस स्टॉप पे बैठी होती है, वहाँ पर चेनमू भी आ जाता है। ये कहता है क्या तुम बस का इंतजार कर रही हो? तो ये कहती है कि हाँ। ये कहता है क्या तुम लॉलीपॉप खाना चाहोगी? शायद तुम्हें मालूम नहीं इस समय खुशी मिलती है। तो कहती है कि मीठे से खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। चेनमू कहता है कि जब तक तुम खाओगी नहीं तुम्हें मालूम कैसे होगा। चेनमू इसको लॉलीपॉप देता है खाने के लिए, खुद भी खाने लग जाता है और इससे पूछता है कि तुम सेरेमनी में क्यों नहीं आई। शेन इसका जवाब नहीं देती। तभी चेनमू को एक मैसेज आता है और ये शेन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। इसका हाथ पकड़ कर इसे ले जाता है कि इसको एक्वेरियम में ले आता है। ये शेन को कह रहा होता है कि तुम्हें माजी की तमाम चीजों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। ये कहता है कि मैंने तुम्हारे जितने भी प्रपोजल्स आज तक पढ़े हैं उनको देख के यही लगता है कि तुम्हें रेसिंग से बहुत ज्यादा लगाव है और तुम्हें ये करके अच्छा भी लगता है, लेकिन तुम इससे मानती नहीं। ये कहता है कि इसी तरह मुझे भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि मुझे कल इंजीनियर की फाइनल सिलेक्शन करनी है। तो कहती है कि तुम्हें उस पे बेस्ट ऑफ लक। चेनमू कहते हैं लेकिन मेरे लिए तो तुम ही सबसे बेस्ट हो और ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और करता रहूंगा। चेनमू खुद तो कोई भी इंजीनियर हायर नहीं कर पाता तो इसलिए रुइफिंग अपनी मर्जी से ही किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हायोंग इसे बता रहा होता है कि कोई फीमेल इंजीनियर है। चेनमू को लग रहा होता है कि वो शेन है, लेकिन हायोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा काबिल है और वो एक इंटरनेशनल रैली में इंजीनियर हुआ करती थी। ये दोनों भी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक लड़की आ जाती है जो कि इनकी इंजीनियर होती है। ये दोनों ही इसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ये आते ही कहते हैं कि तुम में से चेनमू कौन है? हायोंग इसकी तरफ इशारा करता है। ये कहती है कि मेरा नाम लियो है, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये सब लोग लियो को देख के कह रहे होते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है हमारी हाई स्कूल टीचर कोई आ गई है। ये थोड़े गुस्से वाली होती है और देखने में भी काफी ताकतवर लग रही होती है। चेनमू कहता है कि ये मिस लियो है और ये यहाँ पर इंजीनियर का इंटरव्यू देने आई है, अगर तुम लोगों को कोई सवाल है तो उनसे पूछ सकते हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा होता है कि इन सब के बजाय ये इनका इंटरव्यू लेने आई है क्योंकि इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की होती। और फिर इसके बाद ये सभी लोग काम करना शुरू कर देते हैं। फिर काफी घंटों की मेहनत के बाद इन्होंने अपनी कार के अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लिए होते हैं और ये सब लोग अब कल की टेस्ट ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर अगले दिन ये सब लोग ड्राइव से पहले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये सब लोग कार को बहुत ही और से देख रहे होते हैं कि ये ऑफिशियली इन लोगों ने मॉडिफाई की है। थोड़ी देर बाद लियो भी यहाँ पे आती है, कहती है कि इस डाटा को फॉलो करते हुए रेस का ध्यान रखा जाए। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेनमू भी आ जाता है और ये टेस्ट ड्राइव के लिए निकल जाता है। चेनमू जब ड्राइव के बाद वापस आता है तो काफी थका हुआ दिखाई देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। ये कहता है कि बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे जहाँ पर लगा कि थोड़ी सी बेहतरी की जरूरत है वो ये है कि जब मैं टर्न्स लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कार नहीं बल्कि कार मुझे ड्राइव कर रही है। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगी। फिर इसके बाद चेनमू ऑफिस में आता है और आके शेन का पूछा होता है, लेकिन शेन वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो ये बताते हैं कि वो तो हॉस्पिटल गई अपनी मॉम को डिस्चार्ज करवाने के लिए, तो ये भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। शेन इसे दरवाजे पे ही मिल जाती है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके हाथ में जो भी सामान होता है वो कार के ट्रंक में रख देता है। ये इससे रेस के बारे में पूछ रही होती तो कहता है कि वो तो बहुत अच्छी गई। तभी इसकी मॉम आ जाती है और ये इसको इसकी मॉम गाड़ी में बिठा देता है। शेन की मॉम कहती है क्या तुम लोग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो? तो शेन कहती है कि हाँ, ये मेरा एक दोस्त है जो कि यहाँ पे मेरी मदद के लिए आया है। ये कहता है कि बिल्कुल, मुझे अपने दोस्तों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। फिर इसके बाद ब्रेक टाइम हो जाता है और सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं। शेन को इसके सुपरवाइजर ने डेटा शीट पहुंचाने की जिम्मेदारी दी होती है। सबके जाने के बाद ये डेटा शीट को देख रही होती है तो उसमें इसको कुछ कमियां नजर आती हैं, तो ये चेनमू के स्टाइल और अपने कैलकुलेशन से हिसाब लगाकर डेटा में चेंजेस कर देती है। और जब डेटा इनके पास पहुंचता है तो शूगोंग कहता है कि लियो ने जो पिछली दफा हमें डेटा दिया था ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है। और चेनमू भी डेटा शीट को ही देख रहा होता है, लेकिन वो राइटिंग को पहचान जाता है क्योंकि जिस दिन शेन ने गैराज की सफाई की थी उस दिन चेनमू ने इसकी डायरी भी पढ़ी थी। तो इसको फौरन मालूम हो जाता है कि लियो ने नहीं बल्कि शेन ने डेटा अरेंज किया है। चेनमू कहता है कि डेटा शीट कौन दे के गया
था। तो शुगोंग कहता है कि तो शन दे के गई है। तो इस पर चेनमू मुस्कुराने लग जाता है। इसे ये जान के खुशी होती है कि शन अभी भी इसकी केयर करती है। फिर इसके बाद ये बैठ जाता है तो हाओयांग इसके पास आता है और वो कहता है कि मैंने इतने दिनों में तुम्हें पहले इस तरह से खुश होते हुए नहीं देखा, आखिर क्या वजह है? कहता है कि शन। हाओयांग कहता है तुम्हारा क्या मतलब? तो ये कहता है कि आज का डेटा शन ने अरेंज किया है और आज वाले डेटा की ट्यूनिंग से चेनमू काफी अच्छी रेस करता है। फिर इसके बाद शाम में शन रेसिंग ट्रैक पे आ जाती है और इसके पीछे चेनमू भी आ जाता है, लेकिन शन को मालूम नहीं होता। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती तो चेनमू खड़ा होता है। चेनमू पीछे हटने वाला होता है लेकिन ये गिरने लगता है, पर शन इसको गिरने से बचा लेती है। लेकिन कुछ देर इसको देखने के बाद इसको वापस से छोड़ देती है। शन कहती है क्या तुम ठीक हो? तो चेनमू कहता है क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? ये अपना हाथ फिर से शन की तरफ बढ़ाता है ताकि वो इसको उठने में मदद दे। चेनमू कहता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। शन इसकी बात का जवाब दिए ही आगे चली जाती है। तो शनमू कहता है कि तुमने जो डाटा ट्यून किया था उससे स्पीड भी बढ़ गई थी और मैंने काफी अच्छे से ड्राइव किया। शन कहती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो? चेनमू कहता है अब जबकि डाटा तुमने ट्यून किया है तो मैं तुम्हें ही बताऊंगा। चेनमू इसके पास आके कहता है अब तुम मान भी जाओ। चेनमू कहता है कि तुम टीम में वापस आने का सोच रही हो? तो ये कहती है कि नहीं, जैसा चल रहा है वो बेहतरीन है। चेनमू कहता है ऐसा क्यों? तो शन कहती है मिस लू का जो डाटा है वो बहुत सही है, बस मैंने उसमें कुछ सूटेबल चेंजेस किए हैं। तो चेनमू शन को कहता है अब जबकि तुम मान ही चुकी हो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शन कहती है इसकी जरूरत नहीं। फिर इसके बाद चेनमू कंपटीशन के लिए बहुत जोरों शोर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और दिन ब दिन इसकी स्पीड बढ़ रही होती है। फिर इसके बाद ज़ॉ यिंगनिंग आती है और चेनमू से कहती है कल सुबह तुम्हें मेरे साथ 10 बजे कहीं चलना होगा। चेनमू कहता है कि कहाँ पे? ज़ॉ यिंगनिंग कहती है कि बस तुम तैयार रहना, तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। चेनमू कहता है कि लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस करनी, यहाँ से जाने वाला होता है। तो ज़ॉ यिंगनिंग कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन तुम ये बात भी जान लो कि तुम्हारे टीम मेंबर्स को फिर मैं सुबह फायर कर दूंगी। और ये कह के यहाँ से चली जाती है और चेनमू एक बार फिर हाओयांग को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि तुम ही मेरी जगह चले जाना। तो ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। चेनमू कहता है लेकिन अगर हम में से कोई ना गया तो वो हम सबको फायर कर देगी। हाओयांग कहता है लेकिन वो बहुत गुस्सा करती है। चेनमू कहता है कि तुम ही उसको हैंडल कर सकते हो, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं। हाओयांग कहता है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो चेनमू कहता है कि जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो हम दोनों की तो आपस में बहस हो जाती है, लेकिन तुम उसे काफी अच्छे से टैकल कर लेते हो और मुझे लगता है कि तुम ही उसके लिए राइट पर्सन हो। और एक बार फिर चेनमू इसको अपनी बातों में फंसा कर इसे राजी कर लेता है। अगले दिन हाओयांग इसके बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है और वो एक डिजाइनर की शॉप होती है जहाँ पर वेडिंग ड्रेसेस होते हैं। और फिर इसके बाद जब हाओयांग अंदर आता है तो ज़ॉ यिंगनिंग ब्राइडल ड्रेस में खड़ी हुई होती है। ये इसको देख के मुस्कुरा रहा होता है और ज़ॉ यिंगनिंग भी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन ये जैसे ही मुड़कर देखती है तो इसके सामने तो हाओयांग खड़ा होता है। हाओयांग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने यहाँ पर इस काम के लिए चेनमू को बुलाया है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना आता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये जाने वाला होता है तो ज़ॉ यिंगनिंग इसे कहती है कि चेनमू नहीं आएगा ना? हाओयांग कहता है कि वो मसरूफ है। ज़ॉ यिंगनिंग कहती है कि मैं वाकई में अब जानना चाहती हूँ कि उसे आखिर मैं क्यों पसंद नहीं हूँ। ज़ॉ यिंगनिंग कहती है कि आखिर मुझ में किस चीज की कमी है, आखिर उसे किस तरह की औरतें पसंद है। तो हाओयांग कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उसको कैसी औरतें पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि जब उसे कोई पसंद आता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ज़ॉ यिंगनिंग कहती है तुम्हारे इससे क्या मतलब है? तो ये कहता है कि कम से कम वो उस लड़की को जानने की कोशिश तो करेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड होगा। ये कहकर हाओयांग यहाँ से जा रहा होता है तो ज़ॉ यिंगनिंग कहती है कि तुम ठहरो और कहती है कि मेरे इस साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मुझे इसको खत्म करना होगा। जैसा इसने पहले कहा था कि इसे 28 साल की उम्र में शादी करनी है, तो क्यों ना अब तुम चेनमू की जगह ये रोल अदा कर दो, क्योंकि शादी से इसको इसके बिजनेस में भी काफी हेल्प मिलेगी, इसलिए ऐसा कर रही होती है। हाओयांग इसके लिए मान जाता है और ये दोनों फिर वेडिंग शूट करवाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद लिन जर्मनी से चाइना आ जाता है और ये आते ही रूफिंग में आता है। ये सबसे पहले आके शन का पूछता है और जिस फ्लोर पे ये काम करती है ये वहाँ पे आ जाता है। शन इसको देख के एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया। जिसको देखते ही हक करता है। इसकी कुलीग समझ रही होती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। ये कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिना बताए आ गया, लेकिन मैं वाकई में तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि हमें मिले हुए काफी अरसा हो गया है। लिन इससे कहता है क्या तुम काम के बाद फ्री हो? अगर फ्री हो तो मेरे साथ बाहर चल सकती हो। इसकी कुलीग कहती है कि अगर तुम लोगों का कोई प्लान है तो जो डॉक्यूमेंट तुमने लैब दे के आने में मुझे दे दो, वो मैं दे आऊंगी। तो लिन इसका शुक्रिया अदा कर देता है और शन जल्दी से जो चेंजेस इसने करने होते हैं वो स्टिकी नोट पे लिखकर फाइल के अंदर अटैच कर देती है और फिर ये फाइल लेते ही इसको ये चेनमू को देने के लिए निकल जाती है। ये खुद से कह रही होती है कि आखिर शन को सभी अच्छे लड़के कैसे जानते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है, शायद इसलिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो फाइल होती है ये इसको खोल के पढ़ने लग जाती है कि शायद इससे इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और चेनमू से बात करने का भी मौका हासिल कर सके। लेकिन ये जब पढ़ती है तो इसकी समझ में तो कुछ नहीं आता, तो ये पेपर फाइल से निकाल के अपने बैग में डाल लेती है। फिर इसके बाद ये दोनों बैठ कर बात कर रहे होते हैं। तो लिन कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। शन जब इसे खोल के देखती तो इसके अंदर इसके रिसर्च पेपर्स होते हैं। शन कहती ये तुम्हें कहाँ से मिले? लिन कहता है ये तुम मत पूछो, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी,
तो इसीलिए मैं ये ले आया जर्मनी से। ये देख के शन बहुत खुश होती है और ये इसका बहुत वार्मली शुक्रिया अदा करती है। और शन की एक कोलीग पेपर्स देने के लिए लैब में आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स को हायांग को पकड़ाती है तो चन्मू कहता है कि शन कहाँ पे है। ये बताती है कि शन तो एक हैंडसम से लड़के के साथ बाहर गई है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स देती है शन ने तो उसके ऊपर 2 नोट्स लगाए थे, लेकिन अब सिर्फ इस पे एक था। ये देने के बाद यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद लिन और शन एग्जीबिशन पे आ जाते हैं। लिन कहता है तो तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया रेसिंग में दोबारा आने का। शन कहती है कि ये बात नहीं है, मैं पूरी तरह से वो काम नहीं कर रही, बल्कि मैं तो किसी की मदद कर रही हूँ। एक ड्राइवर है जो कि हमारी कंपनी से है, बस मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लिन कहता है फिर यकीनन वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होगा। शन कहती है ये बात नहीं, लेकिन वो मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। चन्नू भी न जाने वहाँ पे कैसे पहुंच जाता है और ये शन और लिन को आपस में बात करते हुए चुपके से देख रहा होता है और इसको याद आता है कि इसने एक मैगजीन में इस लड़के को देखा था और फिर से याद आता है ये तो लिन शाओचन है। शन कहती है लेकिन मैं उसके भरोसे के भी काबिल नहीं, क्योंकि मैं उसको नहीं बता सकती जो माजी में हुआ है और मुझे नहीं पता कि सच बताने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो लिन कहता है कि तुम्हें भी अब इस साइकोलॉजिकल बर्डन को अपने कंधों से उतार देना चाहिए और जो लोग वाकई में आप पे सच में ट्रस्ट करते हो उन्हें नहीं फर्क पड़ता और ना ही वो अपना माइंड चेंज करते हैं। चन्मू को सारी बात तो समझ नहीं आई होती, बस इसे इतना मालूम होता है कि ये किसी सच के बारे में बात कर रहे हैं। चन्मू अपने गैराज आने के बाद शन के बारे में सर्च करने लग जाता है और जब अगले दिन ये ट्रेनिंग पे आता है तो चन्मू उस साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिस साल शन का भाई मरा था और मार्कस की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज की गई थी कि जो मार्कस की इंजीनियर है वो जर्मनी छोड़कर जा रही है। चन्मू ये सुनने के बाद काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। हायांग जब इसे देखता है तो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ये इससे कहता है कि तुम्हें याद है कि विंग्स ऑफ विंड की एक इंजीनियर को फायर कर दिया गया था उस साल जिस साल जॉन की डेथ हुई थी। हायांग कहता है कि तुम्हारा मतलब कि जिसकी वजह से जॉन की डेथ हुई थी। ये कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने उस इंजीनियर को फायर कर दिया था। चन्मू कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ वो इंजीनियर कौन है। हायांग कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम, जबकि इस बात की खबर तो किसी रिपोर्टर तक नहीं पहुंची। फिर उसके बाद वही रिपोर्टर जो पहले भी शन को तंग कर रहा था वो रूफिंग में आ जाता है और यहाँ पे आके शन का मालूम करने लग जाता है। तभी इसकी नजर शन की तरफ पड़ती है तो भाग के इसके पास जाता है, कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जर्मनी में उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं वहीं पे था लेकिन मुझे नहीं मालूम इस बात का। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम है। शन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और मैं जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन ये आदमी तो इसे फोर्स कर रहा था जवाब देने के लिए। लेकिन तभी इसके सीनियर आते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा और तंग किया तो तुम्हें हम सिक्योरिटी के हवाले कर देंगे और इसको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। ये अपने सीनियर का शुक्रिया अदा करती है तो मिस्टर आन से कहते हैं कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम इस वक्त पर एक बहुत अहम कंट्रीब्यूटर हो रूफिंग में, क्योंकि तुम जन्मों को वापस लाई और तुमने उसकी बेगुनाही भी साबित की। इसके यहाँ जाने के बाद ये अपनी साथी को कहता है कि तुम शन को इन्वेस्टिगेट करो, मुझे नहीं मालूम कि मार्कस में कैसे इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ चन्मू ये बात हायांग को बता देता है कि वो इंजीनियर शन थी। ये बात सुनने के बाद हायांग को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो इंजीनियर है और यहाँ पर वो इतनी लो जॉब करती है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो हादसा जॉन के साथ हुआ है उसके बाद भी हमें उसका ट्यून किया हुआ डाटा यूज करना चाहिए। चन्मू कहता है मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई वजह होगी। हायांग कहता है कि उसकी वजह से वो हादसा हुआ था। ये भी बात अपनी पूरी करने ही वाला होता है कि शन वहाँ से आ जाती है। शन कहती है मुझे अकेले में तुमसे कोई बात करनी है। ये इसे सच ही बताने आई होती है, लेकिन चन्मू कहता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यकीन है कि हमारे अल्फाजों से ज्यादा हमारा अमल बोलता है। तुमने जो भी बात मुझे बतानी है आज की ट्रस्ट ड्राइव के बाद बता सकती हो। ये कहने के बाद ये ड्राइव के लिए चला जाता है और आज शन भी इसको रेस करते हुए देख रही होती है। आज सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और चन्मू की परफॉर्मेंस देखने के बाद कह रहे होते हैं कि हमें ये लग रहा है कि आज ये मित्सुई का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। चन्मू अच्छी खासी कार ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चन्मू की गाड़ी टायर्स में आके बजती है। ये देखते ही सब रेसिंग ट्रैक की तरफ भागते हैं। फिर इसके बाद रात में चन्मू को हॉस्पिटल लेके आया जाता है। सभी लोग यहाँ पे होते हैं, चन्मू फिर भी यहाँ पे होती है। चन्मू खतरे से बाहर होता है, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया होता। शुगोंग कहता है कि हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी, मैं लियो से बात करने जा रहा हूँ, डाटा तो उसने ट्यून किया था। तो हायांग कहता है कि नहीं, ये काम मिस लियो का नहीं है। जॉन कहता है फिर कौन है। हायांग बताता तो नहीं, लेकिन वहाँ से चला जाता है। शन वहीं रेसिंग ट्रैक के बाहर बैठकर बारिश में भीग रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेन आ जाता है इसके लिए छतरी लेके और लेन को देख के कहती है कि मैंने एक दफा फिर गलती कर दी। लेन इसे तसल्ली दे रहा होता है कि तुम ऐसा ना कहो। ये रोने लग जाती है और कहती है कि मैं माजी को बुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि दोबारा ऐसा क्यों हो गया और वो मजीद बुरा होता जा रहा है। फिर अगले दिन जब कंपनी में मिस्टर आन आते हैं तो रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं, कहते हैं कि चन्मू की तबीयत कैसी है। तो वो कहते हैं कि अभी भी चन्मू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है और ये कह के ये ऊपर आ जाते हैं। मिस्टर आन चन्मू और चन्मू दोनों पे ही बहुत गुस्सा हो रहा होता है। कहता है कि इन दोनों बहन भाइयों की वजह से कंपनी को इनकी बेवकूफाना फैसलों पे हमेशा पैसा खर्च करना पड़ता है।
इसकी असिस्टेंट कहती है कि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ और इसे अपना फोन दिखाने लग जाती है। और दूसरी तरफ चेनमू फे लियो की क्लास लगा रही होती है कि उसकी डाटा ट्यूनिंग की वजह से चेनमू आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जबकि लियो का तो कोई कसूर भी नहीं था। अभी यहाँ बात चल ही रही होती है कि शन अंदर आती है और कहती है कि इसमें मिस लियो की कोई गलती नहीं है। चेनमू फे कहती है कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो, और कहती है कि मेरी गलती है, मैंने डेटा चेंज किया था, प्लीज आप मिस लियो को कुछ ना कहें, जो भी बात करनी है मुझसे कहें क्योंकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। और दूसरी तरफ आन की सेक्रेटरी शन के डेस्क पे आ जाती है उसकी तलाशी लेने के लिए, और यहाँ पर उनको इसके रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। सभी कोलीग्स कह रहे होते हैं कि आप सही नहीं कर रही, और मिस्टर आन भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये जो पेपर्स होते हैं इसकी सेक्रेटरी इसको दिखाने के लिए दे देती है। और वहाँ पे शन कहती है कि हर दफा ही मैं डेटा को मॉडिफाई करती थी। इस पर चेनमू फे इस पर चिल्लाती कहती है कि आखिर तुम्हें इसकी करने की क्या जरूरत थी। तो शन कहती मैं सिर्फ चेनमू की मदद करना चाहती थी। जाओ यिंगनिंग भी इस पर भड़कने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी उसके डेटा को ट्यून करने की, और मुझे तो चेनमू पे हैरत हो रही कि वो भी तुम्हारे साथ मिलकर ही काम कर रहा था। तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है, तुम्हें वो रेसिंग में ला क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आती। ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम। जाओ कहती है कि पहले कार इंस्पेक्शन पे तुमने उसकी बेगुनाही साबित की, फिर टायर्स वाले मामले पे भी तुमने सब कुछ सही कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है जो तीसरी दफा भी इस तरह हुआ है, लेकिन अब तुमसे गलती कैसे हो गई। चेनमू फे कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि डेटा तुम्हारा ही है। तो ये कहती है कि हाँ। जाओ कहती है कि तुम कंफर्म कर लो। कहती है जरूरत नहीं। ये कहती है कि तुम्हें क्यों जरूरत नहीं, और कॉल करके जितना भी डाटा इसने ट्यून किया होता है वो कॉन्फ्रेंस रूम में मंगवा लेती। फिर इसके बाद हायोंग सारा डेटा लेके आ जाता है और इसे पकड़ा देता है, लेकिन ये चेक किए बगैर ही कह देती है कि इसे देखने की जरूरत नहीं, ये मेरा ही कसूर है। जाओ कहती है कि तुम बार बार ये कह जा रही हो कि तुम्हारा कसूर है, लेकिन तुम डेटा को रिव्यू क्यों नहीं कर रहे। और वहीं पे मिस्टर आन आ जाते हैं, कहते हैं कि ये चुप इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ कहने के लिए नहीं, लेकिन जो बात है वो बताने में बहुत मुश्किल है। चेनमू फे कहती है कि आपके कहने का आखिर मतलब क्या है। तो ये कहता है कि चलो मैं मिस शन को रीइंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो यहाँ पे एज असिस्टेंट काम करती हैं, बल्कि मुझे तुम्हें असिस्टेंट नहीं, तुम्हें तो इंजीनियर शन कहना चाहिए। और ये इसका राज खोल देता है और बताता है कि ये जर्मन रेसिंग की एक जीनियस गर्ल है, इसने जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD भी की हुई है। चेनमू फे कहती है कि बात मैं जानती हूँ। मिस्टर आन कहते हैं कि मेरे पास वो चीज है जो आप नहीं जानती, और वो बात ये है कि विंग्स ऑफ द विंग की डिजाइनर थी और यही शन चुआन के एक्सीडेंट का बाइस बनी थी, और मार्कस ने इसकी आइडेंटिटी को इसीलिए छुपा के रखा क्योंकि ये शन चुआन की बहन है। मिस्टर आन इस पे अब इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि मार्कस ने तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था और तुम्हारी आइडेंटिटी को क्लोज नहीं किया था क्योंकि तुम चुआन की बहन थी, और अब तुम दोबारा से रेसिंग में इंटरेस्ट डेवलप करते हुए रूफिंग में आना चाह रही थी, और देखो तुमने अब अपनी हरकत से चेनमू को खतरा डाल दिया है। तो ये कहती है कि मेरा ऐसा हरगिज कोई मतलब नहीं था, अगर ऐसा नहीं था तो तुमने अपनी असलियत को छुपा के क्यों रखा। और यहाँ पे हायोंग कहता है कि चेनमू को तो ये बात पहले से मालूम थी कि शन आखिर कौन है, और ये भी कि ये चुआन की बहन है। ये बात सुनकर चेनमू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, कहती है कि तुम्हें भी बात मालूम थी, चेनमू ने आखिर इसको रोका क्यों नहीं। तो ये कहता है कि चेनमू को शन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मिस्टर आन कहते हैं कि इसको अभी फायर कर दो। तो मुफे कहती है कि अगर मैं इसको फायर कर दूंगी तो रूमर्स तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आधी से ज्यादा बात तो प्रेस को पहले ही मालूम हो चुकी है। शन कहती है कि मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। चेनमू फे कहती है कि जो लोग गलतियां करते हैं वो इस तरह से बीच रास्ते में भाग के नहीं जाया करते, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद रात में शन चेनमू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। ये चेनमू के पास आके बैठ जाती है और रोने लग जाती है, कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस हाल को पहुंच गए, तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया लेकिन मैं उस पे पूरा ना उतर सकी। और शन यहीं पे सो जाती है, इसे पता भी नहीं चलता कब सुबह हो गई। जब इसकी आंख खुलती है तो चेनमू को देखती है और चेनमू की उंगलियां हिल रही होती हैं। ये फौरन से डॉक्टर को बुलाने जाती है। फिर इसके बाद ये एक नर्स को कह देती है कि रूम नंबर 508 के पेशेंट जब होश में आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो वे कहती है कि वो तो पहले ही होश में आ चुके हैं और अब काफी स्टेबल हैं। ये सुनकर शन थोड़ी खुश होती है। चेनमू फिर बाहर खड़ी होती है, इसलिए शन अंदर नहीं जाती। फिर चेनमू फिर अंदर आ जाती है और चेनमू को भी होश आ जाता है। और जब इसे होश आती है तो ये कहता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग क्यों नहीं खड़े, टीवी पे तो ऐसा ही दिखाया जाता है, सिर्फ तुम क्यों बैठी हुई हो। चेनमू फिर कहती मैंने उनसे यहाँ से जाने का कह दिया क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है। और चेनमू फिर से सारी बात बता देती है जो भी शन के हवाले से होती है। ये सुनकर चेनमू काफी उदास हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कहती है कि उसने तुम्हारी जान को खतरे में डाला है, ये तो भी कुछ भी नहीं। ये कहती है कि आज के बाद से तुम्हारा
तुम्हारा शन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम उसके साथ रेसिंग से मुतालिक कोई काम करोगे, ना ही तुम्हारी कोई पर्सनल मीटिंग्स हुआ करेंगी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं है तो मैं उसकी आइडेंटिटी को मीडिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। ये फिलहाल इसकी बात पर रजामंद हो जाता है। फिर इसके बाद जब चन्मू सही होके वापस आता है तो इसका सामना शन से होता है, लेकिन ये इसको देखता है पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसने अपनी बहन से कहा होता है कि ये बात नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ भी चन्मू की एक प्लानिंग का हिस्सा है और ये इसे देख के आगे बढ़ जाता है। चन्मू और हायोंग भी मीटिंग रूम में चले जाते हैं और शन वहीं पर टी लेके जा रही होती है। रास्ते में वो टी ही इसके ऊपर गिर जाती है, जो कि चन्मू और हायोंग शीशे के थ्रू देख लेते हैं। हायोंग तो उठ के जाने वाला होता है, लेकिन चन्मू उसको जाने से मना कर देता है, क्योंकि चन्मू फिर आसपास ही थी। ज़ाओयिंग इसके पास आती है, कहती है कि तुम्हें अपने पाँव को देख लेना चाहिए, कहीं उस पर जख्म न बन गया। तो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं और कह के यहाँ से चली जाती है। ज़ाओयिंग अंदर चन्मू को देख रही होती है कि ये आराम से क्यों बैठा हुआ है, जबकि शन के तो पाँव पे गरम गरम चाय गिरी है। और जब ये यहाँ से जा रही होती है तो ये चन्मू से मिलती है, कहती है कि शुरू में तो तुम उस पर बहुत भरोसा करते थे और कहते थे कि शन गलती नहीं कर सकती, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस बिहेवियर से वो भी अपसेट हुई होगी? चन्मू ऐसे बिहेव करा था जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता और कहता है कि तो मैं क्या करूँ? ज़ाओयिंग कहती है कि तुम्हें उसे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए और कहता है कि मेरे ख्याल से वो यही डिजर्व करती है, कह के लिफ्ट के अंदर चला जाता है। ये रात में घर आ जाती है और अपने घर के बाहर स्टेयर्स पे बैठकर सारी बातों को रिकॉल करने लग जाती है। और तभी लिन आता है, वो देखता है कि इसकी टांग पर जले का निशान होता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये कहती है कि कोई नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। लिन कहता है मैं हॉस्पिटल जाना चाहिए। शन कहती है इसकी जरूरत नहीं। शन कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ऊपर जा रही होती है तो लिन कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 बातें कहूंगा। तो शन इसकी तरफ मुड़ के देखती है। लिन इसे कहता है कि पहली बात तो ये कि ये वाला जख्म और पहले वाला भी दोनों भर जाएंगे। दूसरा ये कि मैं जर्मनी नहीं जा रहा। शन कहती है कि तुम जर्मनी क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें नेक्स्ट सीजन की रेस में क्या पार्टिसिपेट नहीं करना? तो ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत अहम चीजें हैं जिन्हें मुझे करना है, और अगर तुम ये बात डिसाइड कर लो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना तो तुम मेरे साथ जर्मनी वापस चल सकती हो। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी माजी के बारे में बात नहीं करेगा। शन ये सुनकर ऊपर जा रही होती है तो लिन कहता है कि वो नहीं जानते कि तुम कितनी काबिल हो और ये कि पहले जो हुप्पी को छुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन शन नहीं रुकती और ऊपर चली जाती है। फिर इसके बाद चन्मू टेस्ट ड्राइव शुरू कर देता है और जब ये ड्राइव के बाद वापस आता है तो अपना रिकॉर्ड पूछता है। इसे कोई भी नहीं बता रहा होता तो जान से पूछता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे 1 लैप का टाइम 1.1 मिनट एंड 35 सेकंड्स था। ये कहता है क्या मैं इतना बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ? और लियो को कहता है तो मेरी स्पीड को तेज करने के लिए कुछ चेंजेस करो। तो वो कहती है कि सेफ्टी सबसे पहले है और तुम अभी अभी रिकवर किए हो, इसीलिए हम नहीं चाहते कि दोबारा कुछ बुरा हो। चन्मू कहता है कि कंपटीशन में इतना टाइम बाकी बचा ही नहीं है, मुझे सेफ्टी नहीं स्पीड चाहिए। ये सब कहते हैं कि तुम्हें मित्सुई ताको का रिकॉर्ड तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम रिकॉर्ड नहीं भी ब्रेक करोगे तुम तब भी चैंपियनशिप में जा सकते हो। चन्मू कहता है ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक्सीडेंट से पहले वाला जो भी डेटा था हम उसी को यूज करेंगे, एटलीस्ट उससे मुझे स्पीड तो मिल रही थी। फिर इसके बाद शन लिफ्ट में होती है और जितने भी पुराने पोस्टर्स होते हैं वो लिफ्ट से उतार रही होती, तभी वहाँ पे चन्मू भी आ जाता है। इसका एक पोस्टर नीचे गिर जाता है तो चन्मू उठा के से दे देता है। ये दोनों अभी कोई भी बात नहीं करते कि तभी लिफ्ट में मिस्टर आन आ जाते हैं जो इन्हें साथ देख लेता है। चन्मू कुछ भी कहे बगैर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और जब ये दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो मिस्टर आन कहता है कि अब आखिर तुम क्या कर रहे हो? चन्मू कहता है कि अपने आदमी को कहो कि वो मुझ पे नजर रखना चाहते हैं रखें, लेकिन शन से दूर रहें। और तभी वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है तो चन्मू को याद आता है कि शन तो लिफ्ट में थी। तभी ये एक सिक्योरिटी गार्ड से एक टॉर्च लाइट लेता है और वापस लिफ्ट की तरफ भागता है। ये लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। दूसरे रास्ते से आता है तो आके देखता है शन तो लिफ्ट के बाहर बैठी होती है। ये कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हुई? तो बताती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम पुकारते सुना तो इसलिए मैं फौरन भाग के बाहर आ गई। चन्मू कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शन कहती है कि बाहर इतना अंधेरा था इसलिए मुझे नजर नहीं आया और मैं गिर गई। शन कहती है कि तुम वापस क्यों आए थे? ये कहता है कि मेरा यहाँ पे कुछ सामान रह गया था। तो चन्मू शन को उठाता है और अपने कमरे में बिठा देता है। शन कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन चन्मू इसकी बात नहीं सुनता और इसको अपने ऊपर बिठा के ले जाता है। तभी ऊपर से चन्मू फिर जांगू इनको देख रहे होते हैं। चन्मू की नजर पड़ती है कि वो दोनों इनको देख रहे हैं तो ये जो बात करने वाला होता है वो नहीं करता और कहता है कि अब जबकि तुम ठीक होते हो तुम घर चली जाओ, और ये कह के ये वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सुबह जब चन्मू रुफंग आता है तो चन्मू फिर से बताती है कि टीम के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो ये कहता है कि जबकि मैंने तुमसे डील की थी कि टीम का इंचार्ज मैं ही रहूंगा तो तुमने बाकी लोगों को क्यों बुलाया है? तो ये कहती है कि तुमने भी तो अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है, तुमने कहा था कि तुम शन से नहीं मिलोगे जबकि तुम रात को उसके साथ थे। इस बात का चन्मू कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। चन्मू फिर कहती कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है। चन्मू कहता है तुम सिर्फ सीईओ होने का फायदा उठा रही हो। तो चन्मू फिर कहती है कि हाँ, और ये कह के वहाँ से चली जाती
है। जांगवे कहता है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मनाओ, वो सिर्फ तुम्हारी परवाह कर रही है। फिर इसके बाद चन्मो फिर शन से मिलती है, कहती है कि कल रात तुम चन्मो से क्यों मिली थी? तो ये कहती है कि हम दोनों बस एक दूसरे से इत्तेफाकन मिल गए थे। चन्मो फिर कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम मुझ पे ब्लेम मत करना। फिर इसके बाद अगले दिन शन की वही कुलिक जो कि शन का ट्यून किया डाटा लैब देने जाती थी, जब प्रूफिंग में आती है तो कॉल पे किसी से बात कर रही होती है कि उससे शायद कोई चाबी गुम गई है और अपने बैग को खाली करने लग जाती है। जब भी अपने बैग को खाली कर रही होती है तो उसमें से उसको एक चिट मिलती है। ये खोल के देखती है तो वो डेटा की चिट होती है, जिसे याद आता है कि उस दिन उसने वो पेपर्स फाइल से निकाल के बैग में रख लिए थे। फिर इसके बाद शन की उसी क्लिक को डांट पड़ रही होती है कि उसके सुपरवाइजर ने उसको कुछ पेपर्स इस जगह भेजने के लिए दिए थे लेकिन वो गलत जगह डिलीवर कर आती है। अब जबकि इसको हाफ डे की लीव चाहिए होती है तो इसकी सुपरवाइजर से कह रही होती है कि जब तक तुम अपना काम ठीक नहीं करोगी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। शन ये सब कुछ सुन रही होती है और इसके पास आके कहती है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है चली जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। और ये कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, बात तो नहीं बताती लेकिन शन से माफी मांग के यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन बी लैब में आती है, कहती है कि मुझे चन्मू से कुछ बात करनी है और इसके पास आके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपके एक्सीडेंट की वजह शन है। ये कहती है कि लास्ट टाइम शन की जगह मैं उसका ट्यून किया और डाटा डिलीवर करने आई थी लेकिन मुझे नहीं पता कि ये डाटा की एक चिट मेरे पास कैसे रह गई और ये वो इनको निकाल के देती है और मुझे भी अपने बैग से कल ही मिला है। हायंग कहता है कि तुम अब ये सब कुछ क्यों बता रही हो? तो ये कहती है कि मुझे भी कुछ ही टाइम पहले मालूम हुआ है और अब मैं जाके मिस मुफेर को भी बता दूंगी और फिर उसके बाद रिजाइन कर दूंगी। चन्मू कहता है कि तुम अभी मेरी बहन को कुछ भी नहीं बताओगी। और फिर इसके बाद चन्मू अपने टीम मेंबर्स के पास आता है, कहता है कि मैं लास्ट टाइम वाला शन का डेटा यूज करूंगा। हायंग कहता है कि हमें ये बात मालूम हो गई है कि वो सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी लेकिन क्या तुम फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो? तुम ये मत भूलो कि शन चुआन वाला तो एक एक्सीडेंट ही था और उसको कॉज करने वाली शन है। चन्मू कहता है तो क्या फिर मैं मिस लियू का दिया हुआ सेफ डाटा यूज करूं और अपनी हार को अपनी आंखों से देखूं? ये कहता है कि अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैंने तो उसके पहले दिए हुए भी डाटा पर कार को ड्राइव किया है और मैं भी ऐसा ही करूंगा ताकि इससे शन की बेगुनाही भी साबित हो सके। इसके सभी टीम मेंबर्स इसके इस बात पर राजी हो जाते हैं। तो चन्मू कहता है कि इस बात को भी तुम सब लोग सीक्रेट रखोगे कि अगली टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग किसका डेटा यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद शन और उसकी कुलीग बात कर रहे होते हैं। उसकी कुलीग कहती है कि आज मुझे इतना ज्यादा काम करना है कि मैं चन्मू की टेस्ट ड्राइव भी नहीं देख सकती। तभी इसके पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ये लोग कलेक्ट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे चन्मू आ जाता है और शन की मदद करने लग जाता है और शन को अपने साथ ले जाता है। बाकी सब लोग भी चन्मू की टेस्ट ड्राइव देखने के लिए आ गए होते हैं और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि शायद बारिश भी हो जाए। चन्मू इसे रेस ट्रैक पे ले आता और कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ पे रेस करते हुए देखो और मैं तुम्हारा डेटा यूज करने वाला हूँ और इससे मैं सबको बता दूंगा कि तुम कितनी काबिल हो। और इसके बाद ये रेस के लिए चला जाता है लेकिन ये जैसे ही जाता है इसको अपने भाई की आखिरी रेस याद आने लगती है। ये चन्मू के पास जाना चाह रही होती है लेकिन सिक्योरिटी इसे आगे जाने नहीं देती। इसके साथ साथ सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और आज काफी रिपोर्टर्स भी आए होते हैं क्योंकि चन्मू की रिकवरी के बाद ये उसकी पहली टेस्ट ड्राइव होती है। इसके बाद चन्मू रेस स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे ये इसके लैब बढ़ते जाते हैं इसकी स्पीड में काफी इजाफा होता जा रहा होता है। रिकॉर्ड तोड़ने में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स रह गए होते हैं। अब सिर्फ 0.1 सेकंड का फर्क रह गया होता है और वहाँ पर मिस लू भी डेटा और चन्मू की परफॉर्मेंस देख रही होती हैं। तभी ये हायोंग को कॉल करती हैं। ये पूछती है कि तुम लोगों ने मेरा भेजा हुआ डेटा क्यों यूज नहीं किया? हायोंग कहता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने दूसरा डेटा क्यों यूज किया है। चन्मू फिर ऊपर ही बैठी होती है तो लू को बात बतानी पड़ती है कि वो इसका दिया हुआ डेटा यूज नहीं कर रहे। जाओ यिंग कहती कि मुझे पता था चन्मू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। चन्मू फिर कहती है कि चन्मू को कहा जाए कि वो इसी वक्त रेस को खत्म कर दे लेकिन हायोंग कॉल काट देता है। हायोंग भी इसको यही कह रहा होता है कि बारिश शुरू होने वाली है और तुमने अपने रेन टायर्स भी चेंज नहीं किए, तुम और ड्राइव नहीं कर सकते, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। लेकिन चन्मू किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता और ये खुद से कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने ला के रहूंगा। चन्मू का ये फाइनल लैप चल रहा होता है और इसमें पता चल जाएगा कि ये मित्सुए का रिकॉर्ड तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। चन्मू फिर बहुत ज्यादा परेशान होती है, ग्रिल के पास आके खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ शन भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। लेकिन चन्मू बहुत ही खूबसूरती से इस रेस को खत्म करता है और इसके साथ साथ ये मित्सुए का रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। ये जानकर चन्मू की जान में जान आती है। रेस खत्म होने के बाद शन वापस जा रही होती लेकिन चन्मू इससे मिलने आती है और आके इससे कहती है कि आज उसने रेस में तुम्हारा डेटा यूज किया है। ये कहती है कि मुझे माफ कर दो। इसके जवाब में चन्मू इसके ऊपर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया है तो इसलिए तुम मेरे भाई के साथ वो सब मत करो और उससे दूर रहो। ये सब कुछ हायोंग देख लेता है और दूसरी तरफ चन्मू के साथी से कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुमने मित्सुए का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तुम्हारे एक लैप की टाइमिंग 1 मिनट और 30 सेकंड है। हायोंग इसके पास आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है। ये कहता है कि बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हायोंग कहता है कि तुम्हारी बहन और शन के बारे में है। चन्मू कहता है कि आखिर क्या हुआ है?
है। हायोंग कहता है कि तुम्हारी बहन ने शन को थप्पड़ मारा है और मुझे डर है कि रास्ते में उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। चन्मू कहता है कि वो कहाँ पे है। हायोंग कहता है वो जा चुकी है। सुनते ही चन्मू भी उसके पीछे जाता है, लेकिन सामने उसकी बहन खड़ी होती है, कहती है कि तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हें रेस करने दी तो अब तुम कुछ भी कर सकते। लेकिन चन्मू इसकी बात का जवाब दिए बगैर ही यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लेकिन चन्मू फिर जियांग वे को चन्मू के पीछे भेजती है। चन्मू बारिश में भीगता हुआ बस स्टॉप पे आता है। शन वहीं पे खड़ी होती है, लेकिन तब तक बस आ गई थी और शन उसमें बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हायोंग और बाकी सब भी चन्मू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी होती, वो वापस नहीं आया होता। ये सब भी परेशान होकर उसकी तलाश में निकल जाते हैं और दूसरी तरफ चन्मू बेचारा शन को ढूंढे जा रहा होता है, लेकिन शन के दिमाग में तो सिर्फ चन्मू फे की बात होती है कि तुमने पहले अपने भाई को नुकसान पहुंचाया, अब तुम मेरे भाई के पीछे हो। और दूसरी तरफ चन्मू फे लैब जाती है क्योंकि इनके जो नया प्रोजेक्ट चल रहा होता है इलेक्ट्रिक कार का, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई होती है और अभी तक उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। अब सिर्फ रिजल्ट्स के इंतजार में चन्मू फे वहाँ पे होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं और इनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर जियांग वे को शन मिल जाती है तो वो इसे कैफे में ले आता है। ये बताता है कि जब चन्मू को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो वहीं से तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया और तब से अब तक उसका फोन भी बंद जा रहा है। मैंने उसे कई दफा कॉल मिलाई है लेकिन अभी तक उसका फोन बंद है। क्या उसने तुम्हें कॉल की है? तो शन कहती है कि नहीं, उसने मुझे भी कॉल नहीं की। जियांग वे कहता है कि मैं तुमसे चन्मू फे के बिहाफ पे माफी मांगना चाहता हूँ, उसे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें शायद नहीं मालूम लेकिन चन्मू फे एक बात की वजह से बहुत ज्यादा ही परेशान थी। कई सालों से चन्मू ने बारिश के अंदर गाड़ी ड्राइव नहीं की। अगर कभी भी रेस के दौरान बारिश होती थी तो वो उस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता था और क्विट करके आ जाता था क्योंकि उसकी मॉम का एक्सीडेंट बिग बारिश वाले दिन ही हुआ था। ये कहता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए क्योंकि बस बारिश में तुम्हें तलाश कर रहा है। ये कहती है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। जियांग वे कहता है लेकिन वो तो तुम्हें समझता है। जियांग वे से अपनी छतरी देता है और ये चन्मू को ढूंढने के लिए चली जाती है। ये जब बाहर जा रही होती है तो ये न्यूज सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है फॉर्मूला बी का चैंपियन चन्मू है जिसने मित्सुए ताकू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये खड़े होकर खबर देख ही रही होती है कि चन्मू भी वहाँ पे आ जाता है और इसकी नजर शन पे पड़ती है तो वो फौरन इसके पास आता है। चन्मू बारिश में भीग रहा होता है तो शन इसके करीब आती है और इसके ऊपर पे छतरी कर देती है। चन्मू इसके करीब आता है और इसे किस करने वाला होता है। दूसरी तरफ से हायोंग और बाकी सब भी इनको तलाश कर लेते हैं। ये कार में ही इनको देख लेते हैं लेकिन इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन चन्मू शन को किस नहीं करता और इसको अपने साथ ले जाता है। दोनों एक क्लोथिंग स्टोर पे आते हैं क्योंकि दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं और यहाँ पे आके कपड़े बदल लेते हैं। चन्मू पहले ही कपड़े बदल के बैठ जाता है लेकिन जब शन आती है तो ये इसको देखता ही रह जाता है क्योंकि इसने इसको पहली दफा किसी ड्रेस में देखा था क्योंकि यूजुअली शन तो ट्राउजर शर्ट्स में ही घूमा करती थी। और चन्मू इसको देख के कहता है कि मैंने तुम्हें पहली दफा से इस तरह ड्रेसिंग करते देखा है। तो ये कहती है कि मेरा दिल कर रहा था जिस तरह के कपड़े पहनने का। चन्मू इससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर इसके बाद ये दोनों एक जगह आके बैठ जाते हैं। शन कहती है कि मेरी वजह से पहले तुम एक हादसे का शिकार हुए हो, तुम फिर भी मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हो। ये कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स और तुम पे कभी भी शक नहीं किया। ये कहता है और जो एक्सीडेंट सब समझते हैं कि तुम्हारी वजह से हो तो वो एक्चुअल में तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। तुमने तो डेटा अपनी तरफ से बिल्कुल सही और एक्यूरेट भेजा था लेकिन जो तुम्हारी कोवर्कर उसे देने आई थी उसने उसका कुछ डेटा घुमा दिया था जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। वो तो शुक्र है कि उसने सब बात मुझे आगे बता दी वरना हमें सच्चाई का मालूम ना होता। और ये कहता है कि इस तरह से सबको पता भी चल गया कि तुम कितने काबिल हो और तुम ही मेरी इंजीनियर हो। और चन्मू इसको आगे बढ़ने के लिए चरप कर रहा होता है। इसके बाद चन्मू शन को उसके घर छोड़ने के लिए आ जाता है। चन्मू कहता है कि मेरी इंजीनियर वाली बात पर तुम प्लीज सोचना और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। ये जब घर आती है तो इसकी कजन घर पे बैठी होती है। शन फिर इसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहती है कि हाँ बोलो। तो बताती है कि अगर कोई लड़का आपको किस करने वाला हो और वह ना करे तो इसका क्या मतलब होता है। इसकी कजन को सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि चन्मू कितना बड़ा बेवकूफ है। मुझे तो लगता था कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और लास्ट टाइम जो उसने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी इतनी देखभाल की, उससे तो साफ जाहिर था कि वो तुम्हें पसंद करता है। फिर उसने ऐसा क्यों किया। शन कहती है मैंने कब कहा कि वो चन्मू है। और ये कह के वहाँ से उठ जाती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है और इसने आज जितना भी टाइम चन्मू के साथ गुजारा होता है उससे याद करके ये बहुत खुश हो रही होती है। हायोंग कहता है कि तुम्हारे और शन के दरमियान क्या चल रहा है। तो ये कहता है कि हमारे दरमियान क्या होगा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे उसकी क्यों जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी इंजीनियर बन जाए और कुछ नहीं। हायोंग कहता है कि लेकिन फिर तुमने उसे किस क्यों की। चन्मू बहुत ज्यादा हैरान हो कि इससे कहता है तुम क्या मुझे स्टॉक कर रहे थे। तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए हम तुम्हें ढूंढने गए थे लेकिन हमें ये देखने को मिल गया। चन्मू कहता है जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। हायोंग कहता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते लेकिन चन्मू तो किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं होता कि उसको पसंद करता है और इधर उधर की बातें करने लग जाता है। हायोंग भी इसे मजीद तंग नहीं करता और ऊपर सोने के लिए चला जाता है।
फिर अगले दिन जब ये रूफिंग आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा बेचैन बैठा होता है। हायंग कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं शन को कॉल करके पूछ लेते, तो कहता है कि नहीं, उसको अपना टाइम लेने दो, मैं उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद टेलीफोन पे कॉल आती है तो चन्मू कहता है कि तुम ये कॉल सुनो। हायंग कॉल उठाता है और कॉल रखने के बाद ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और चन्मू को बताता है कि शन को चन मुफे ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दिया है और तुम्हारे लिए नए इंजीनियर का भी इंतजाम हो गया। ये सुन के इसको गुस्सा आ जाता है। ये जब बाहर जाके देखता है तो बाहर जांगवे और उसके बाकी टीम मेंबर्स खड़े होते हैं। कहता है कि मुझे कोई इंजीनियर नहीं चाहिए। और चन मुफे कौन होती है इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालने के लिए, जबकि शन की तो कोई गलती भी नहीं थी। जांगवे कहता है कि तुम एक दफा देख तो लो कि तुम्हारे इंजीनियर कौन है। तो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अंदर जो भी इंजीनियर बैठा है उसे बता दो कि बेहतर ही हो कि वह भी चले जाए, क्योंकि मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, ये ना हो कि उससे बाद में पछताना पड़े। ये मुंह मोड़ के जाने वाला होता तो जियांग भी कहता है कि तुम अपनी इंजीनियर शन से नहीं मिलोगे। जब ये शन का नाम सुनता है तो ये एकदम से चौंक के पीछे देखता है तो इसके सामने शन गाड़ी से बाहर निकलती है, क्योंकि फाइनली शन ने इसके इंजीनियर बनने का फैसला कर लिया था और ये इसको देख के एकदम से खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर इसके बाद जुंदा और दुकानों के ऑनर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि चन्मू ने किस तरह से मित्सुई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुकानों का ऑनर ये कह रहा होता है हर हाल में मित्सुई को दोबारा से जितवाना होगा, और मुझे मालूम हुआ है कि मार्कस का एक बहुत ही टैलेंटेड रेसर लिन शाओचिन आया हुआ है, क्यों ना हम उससे मित्सुई को ट्रेन करवाएं। फिर इसके बाद रात में शन अगले दिन की प्रिपरेशंस कर रही होती है तो ये लिन को मैसेज करके बता देती है कि इसने रूफिंग में एज इंजीनियर ज्वाइन कर लिया है। लिन इसके मैसेज का जवाब देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, जबकि वो ऐसा कहना नहीं चाहता था। फिर अगली सुबह जब शन आती है काम पे तो सभी इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सबके लिए उनका शेड्यूल लेके आती है कि अब से इसी के मुताबिक ये लोग काम करेंगे। चन्मू कहता है कि मेरा कहाँ है, तो ये इसको इसका भी देती है। ये अपना शेड्यूल खोल के देखता है, कहता है कि अब मुझे अभी भी बेसलाइन इवैल्यूएशन करनी होगी। तो शन कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये इसके साथ जॉगिंग पे आ जाती है, क्योंकि इसको फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। ये कहती है कि तुमने एक दिन में 15 किलोमीटर रन करना है। ये बहुत ज्यादा प्राउडली कह रहा होता है कि मुझसे तुम बेशक पूरी दुनिया का चक्कर लगवा लो, मैं नहीं थकने वाला। शन इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बताने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहती है कि 15 किलोमीटर तो वाकई में बहुत कम है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इससे ज्यादा करना होगा। तो ये कहती है कि 76 किलोमीटर ठीक रहेंगे। तो चन्मू कहता है कि मैं कितने भी लैप्स करने के लिए तैयार हूँ जब तक कि तुम मेरे साथ हो। तो ये दोनों जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। शन इसको आके एक पॉइंट पर ज्वाइन कर लेती और कहती कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुम्हारे 5 लैप्स और काउंट होंगे। लेकिन चन्मू बेचारे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर इसके बाद ये इसको गैराज वापस ले आती है। तो चन्मू कहता है कि अब मुझे इस छोटे से पूल में तैरना होगा। तो शन कहती है कि नहीं, तुम्हें इसमें तैरना नहीं बल्कि ये तो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए है। चन्मू पूल के अंदर बहुत खुशी खुशी जाता है, लेकिन जब ये अंदर जाता है तो पूल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन तभी वहाँ से हायोंग और बाकी सब आ रहे होते जिनके हाथ में बाल्टी होती है। ये समझते हैं कि इस बाल्टी में गर्म पानी है, लेकिन इसमें तो बर्फ थी और ये सब वो बर्फ पानी के अंदर फेंक देते हैं। चन्मू को तो बहुत ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है। शन कहती है कि इससे तुम्हारे डैमेज मसल को रिपेयर होने में मदद मिलेगी। हायोंग इसे तंग कर रहा होता है तो चन्मू इसको भी पूल में गिरा लेता है और देखते ही देखते सभी पूल में आ जाते हैं और शन इनकी वीडियो बना रही होती है। फिर इसके बाद रात में चन्मू इसको घर वापस छोड़ने आता है तो शन गाड़ी में ही सो जाती है। जब इसका घर आता है तो इसे जगा देता है। शन जब गाड़ी से बाहर चली जाती है तो दोबारा वापस आती है और कहती क्या तुम सुबह मुझे लेने आ सकते हो, हम जल्दी उठकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो चन्मू कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। ये सुन के चन्मू काफी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद अगले दिन जब ये लोग रूफिंग में आते हैं तो इससे पहले ही हायोंग यहाँ पे मौजूद होता है। हायोंग कहता है कि तुम लोग जल्दी करो। ये लोग भागते भागते अंदर जाते हैं तो अंदर ज़ाओयिंगनिंग बैठी होती है। वो इन्हें देख के कहती है कि तुम लोगों ने अपने रिलेशन में तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई है, तुम लोग के काम का क्या। ये सुन के चन्मू काफी हैरान होता है कि ये बात इसे कैसे मालूम है। तो ये हायोंग की तरफ देखता है और इसे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ इसको हायोंग ने बताया है। चन्मू कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि वो कैसी है। तो ज़ाओयिंगनिंग कहती है कि नहीं, मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं इसीलिए शन का एक टेस्ट देना चाहती हूँ जिसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो शन कहती है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह के दोनों लैब में चली जाती हैं। ज़ाओयिंगनिंग इनको जो टास्क देती है उसका टाइम 1 घंटा होता है। तो शन कहती है कि हम लोग कर लेंगे और ये सब लोग टीम के साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। ये लोग बहुत ही तेजी से काम कर रहे होते हैं और एक साथ ही इन सबका काम खत्म होता है। जब ज़ाओयिंगनिंग स्टॉप वॉच देखती है तो उस पे 59 मिनट्स और 55 सेकंड्स हुए होते हैं, यानी 1 घंटे से 5 सेकंड कम। ये देख के सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इन्होंने 1 घंटे से पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। फिर अगली सुबह जब चन्मू सो के उठता है तो ये नीचे देखता है कि इसके सारे टीम मेंबर्स बहुत ही लगन से काम कर रहे होते हैं। ये जब नीचे आता है तो उनसे कहता है कि आज सूरज कहीं और से तो नहीं निकल आया, ये तुम सब लोग एकदम से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। हाँ कहता है कि जब हमारी इंजीनियर ऐसी होगी तो हम सबको भी तो उसकी तरह
यहाँ बनना पड़ेगा। तो ये सुन के चेनमू शन की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। हाँ कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है तो तुम उसको इसी तरह से देखे जाओ। तो तभी शन चेनमू को कहती है कि तुम मेरे साथ जरा बाहर आओ। ये इसको दूसरे रूम में ले आती है और बताती है कि अब से तुम्हें मैप पे स्टिमुलेटर रेसिंग करनी होगी, यानी इसको एक ही मैप पे वीडियो गेम की तरह बैठ के रेस करनी होगी ताकि इसे मैप अच्छी तरह याद हो जाए, मालूम हो जाए कि इसने कहाँ पे कैसे टर्न्स एंड ब्रेक्स लेने हैं। ये कहता है कि तो बहुत आसान है, लेकिन शनमू कहती है कि तुम्हें इसे रोज प्रैक्टिस करना है और तब तक करते रहना जब तक तुम इसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ। ये सुन के बेचारा तो अपना मुंह खोल लेता है। तो शन कहती है कि तुम्हें तब तक प्रैक्टिस करना जब तक कि तुम इसको बंद आंखों के साथ अच्छी तरह प्रैक्टिस ना कर लो। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये थक जाता है, कहता है कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ और बहाने से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन शन इसको जाने नहीं देती, बल्कि शन तो इसके लिए ब्लाइंडफोल्ड्स लेके आ जाती है। चेनमू मजबूरन ब्लाइंडफोल्ड्स पहन के बैठ जाता, लेकिन इसे सही तरह पहने नहीं होते, तो शन इसको वो पहनने में मदद करती है। फिर इसके बाद ये दोबारा से ड्राइव शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद ये अपना ब्लाइंडफोल्ड उतारने वाला होता है, तो शन इसका हाथ पकड़ के इसे रोकती है। तो चेनमू कहता है मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे तो प्यास लगी है। शन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, कहती है कि ठीक है पानी पीकर तुम दोबारा प्रैक्टिस करना है, मुझे कहीं जाना है। तो ये कह के यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद चेनमू काफी खुश होता है कि शन को इसकी किस तरह से परवाह है और वो इसके लिए कितनी मेहनत कर रही है, और शन को भी चेनमू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा होता है। पर इस तरह दिन गुजरते रहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक दिन चेनमू शन को लेने आता है, तो कहता है कि हमें अभी भी वही वाली प्रैक्टिस करनी है। तो शन कहती है कि नहीं, अब तुम्हारा वो टास्क खत्म हो गया क्योंकि तुम उसमें माहिर हो चुके हो, आज तुम्हें किसी और तरह की ट्रेनिंग करनी है। ये कहता है कि कैसी? तो शन कहती है कि तुम्हें जाके वहाँ पता चल जाएगा। ये इसको ट्रेनिंग ट्रैक पे ले आती है, लेकिन इसको बच्चों वाली कार पे बिठा देती है और बहुत ही लो स्पीड के साथ ड्राइव कर रहा होता है। चेनमू को जरा मजा नहीं आ रहा होता क्योंकि इसके इर्द गिर्द छोटे बच्चे रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शन सिर्फ ये इसका पेशेंस बिल्ड करने के लिए इसको ये वाली प्रैक्टिस करवा रही होती है। एक बच्चा जो इसके साथ से गुजर रहा होता है वो इसको टर्टल कह जाता है। तो चेनमू को सुन के जरा अच्छा नहीं लगता। ये इस बच्चे को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टायर्स में बच जाता है और रोने लग जाता है। शन कहती है कि तुम क्या छोटे बच्चे से मुकाबला कर रहे हो? चेनमू कहता है कि उसने मेरा स्लो कहा था, मैं तो बस इसे ये दिखा रहा था कि ओवरटेक कैसे करते हैं। शन इसकी बात का जवाब नहीं देती, कहती है कि अब तुम्हें 15 की स्पीड पे रहकर गाड़ी चलानी होगी। और यह सुनकर तो चेनमू की आंखें खुली ही रह जाती हैं कि अब इससे भी कम स्पीड। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।